स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2। इससे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करी है अपनी 6.1। आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 6.2 और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले जो ग्राफ दे रखा है, जो डायग्राम दे रखा है उसने, उसको बनाते हैं। देखिए फिगर किस प्रकार से है। 3 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, पहली वाली का नाम है ए बी, ये सी डी ई और एफ। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो दे रखा है एक्स, ये दे रखा है वाई, और यहाँ पर दे रखा है जेड। ठीक है, ये हम लोग को क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, मतलब डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई डी, जो ए बी है वो सी डी के समांतर है और ई एफ, यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गिवन की, तो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। ठीक है, अब आगे बोलता है एक्स अनुपात जेड कितना है, 3:7 है, यानी कि एक्स अनुपात जेड, सॉरी वाई अनुपात जेड है, कितना है 3:7, यानी कि जो वाई है वो एक तरीके से 3 और जेड है जो वो 7 के अनुपात में। ठीक है, वाई 3 के अनुपात में और जेड 7 के अनुपात में। अब आगे देखो, कहता है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ टू प्रूव की, तो टू प्रूव करना है हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि फाइंड करनी है। प्रूफ करते हैं, देखो क्या करना है। आपको सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। अगर कोई सी भी डायग्राम में ऐसे जेड बन रहा हो तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और जेड अगर उल्टा बन जाए, इस प्रकार से बनना हो तो ये कोण इसके बराबर, मतलब कि अगर समांतर भुजाएं हो, ये वाली भुजा इसके समांतर हो, ये वाली भुजा इसके क्या हो, समांतर हो, ये वाली भुजा इसके समांतर हो, या एन बन रहा हो, या एन को ही उल्टा कर दो। अगर दोनों भुजा आपस में समांतर, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं आपको बुक के अंदर दी गई हैं, वो याद कर लेनी है। तो जब भी बराबर होंगे ये ऐसे कोण, तो इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये क्यों बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण की वजह से ये आपस में इक्वल होते हैं। आइए आगे चलते हैं, प्रूफ करना है हमको। देखिए यहां पर हमको पता है ये जेड बनना है ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है जेड, या तो फिर कहा जाए तो ये वाले इस वाली भुजा को ना ऐसा उठाओ, ई एफ को उठाओ और सी डी से मिला दो, तो ये जो जेड है वो जेड इस जगह आ जाएगा अपने आप, है ना। क्योंकि इस भुजा को मैं ऐसे मिला दूंगा, मान लो ये लाइन है ऐसे, मतलब इसको मैच कर दिया, तो जेड को उठा के ऊपर ले गया तो लाइन भी मैच हो गई, जेड बन गया। तो मतलब कि वाई और जेड को अगर मैं ऐड करूं तो 180 आएगा, क्योंकि ये सी डी क्या एक प्रकार की सीधी रेखा है, तो वाई और जेड को ऐड करने पे आएगा 180। ये क्यों आएगा, क्योंकि कोणों के रेखीय युग्म जो हमने पहले पढ़ा है, वहां पर सीधी रेखाओं पे बने सभी कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर ये करना है y प्लस जेड बराबर 180। कारण लिख दो, कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, अब y कितना है 3। अब मैंने ये भी बताया था जब भी संख्या अनुपात में दी होती है तो वो संख्या को डायरेक्ट नहीं लिखते, उसके साथ कोई ना कोई से चर की वैल्यू मानते हैं। तो मान लो मैं a मान रहा हूँ 3a और z क्या है 7, तो ये 7a इक्वल टू 180। 3 और 7 10, a का a बराबर 180। अब 0 से 0 कैंसिल, तो a बराबर कितना आया, खाली 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए a का मान 180 डिग्री आ गया है, तो अगर मैं y का मान निकालूं, y बराबर कितना है 3 है, 3a, y का y 3 का 3, a का मान 18, तो 18 3 क्या आ जाएगा 54, यह आ गया y का मान। इसी प्रकार से अगर z का मान निकालूं तो z बराबर क्या है 7 है,
तो जेड का जेड, 7 का 7, ए की वैल्यू 18। अब 18 सत्ते कितना होता है 126, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना 126 ही आएगा। 18 सत्ते 126। निकालना किसका मान है मेरे को, एक्स का मान निकालना है। तो देखो जो मैंने पहले बताया था यहाँ पे ऐसे जेड बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स बराबर जेड। ये एक्स जो है जेड के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड बनना है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन होती है उसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब देखो जेड का मान कितना निकाला 126, तो एक्स का मान भी कितना आ जाएगा 126। आया समझ में। यहाँ पर कोणों के रेखीय युग्म और ये एकांतर अंतः कोण, ये जो है कि कोण वाली वीडियो इसको ध्यान से समझ लेना। इससे आएगी वीडियो में मैं सारे कोण आपको समझा दूंगा एक अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। पर अभी यहाँ पर समझ लेना, जहां पर भी जेड या तो फिर एस का साइन बने या दो भुजाएं आपस में समांतर हो, उसको एक भुजा को काटेगी तो उसके एक साइड का कोण और दूसरी साइड का कोण अंदर की साइड का क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहले डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। दो भुजाएं आपस में समांतर दे रखी हैं, इसके ऊपर एक लंब डाला गया है जो 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है, और एक ये भुजा मिल रही है इससे। ये हैगा ए बी सी और डी, ठीक है, और आगे हैगा ई एफ जी, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं उसने क्या क्या हम लोग को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। गिवन की बात करी जाए, टू प्रूफ की बात करी जाए और प्रूफ की बात करी जाए, तो क्या क्या इसने हम लोग को दे रखा है सबसे पहले वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है यदि ए बी समांतर सी डी, सफा सफा दिख रहा है, उसने कहा है ए बी समांतर सी डी, यानी कि ये पूरी भुजा ए बी बराबर मतलब समांतर है किसके सी डी के, बराबर नहीं है समांतर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और ई एफ सी डी पर क्या करता है लंब करता है, यानी कि ई एफ लंब का साइन किस पर सी डी पर, ठीक है। देखो जो ई एफ है ये सी डी पर क्या है लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और जी ई डी 126 है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 दे रखा है। देखो जी ई डी ये जो पूरा का पूरा मान है वो हैगा 126, ठीक है, और खाली एफ ई डी कितना है 90, क्योंकि लंब हैगा, ठीक है। आगे देखिए, तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए जी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल जी ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको फाइंड करना है एंगल एफ जी ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो ये तीन वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हमको ए जी ई ये वैल्यू निकालनी है एक तो, ठीक है। जी ई एफ खाली ये वाली वैल्यू निकालनी है, और एफ जी ई ये वाली भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जेड टाइप का बनना है कुछ, ठीक है, जेड टाइप का बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण की वजह से, ठीक है। तो देखो एंगल ए जी ई बराबर क्या होगा एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी। तो ए जी ई तो ऐसा ही है, और जी ई डी का मान देखो कितना दे रखा है उसने ऊपर, जी ई डी बराबर 126, तो 126 तो भाई हमारा पहली वैल्यू आ गई हम लोग की ए जी ई कितनी 126। आइए अगले करते हैं अपना जी ई एफ। इसको ध्यान से देखो, पूरा कोण कितना है जी ई डी कैसे बनेगा, जब जी ई एफ के अंदर क्या जोड़ो एफ ई डी जोड़ दो तो जी ई डी बन जाएगा, मतलब ये वाला भाग और ये पूरा भाग जोड़ दो तो ये पूरा भाग बन जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखो एंगल जी ई डी प्लस एंगल जी ई डी, सॉरी एफ लिखे हैं,
जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी बराबर बनेगा जी ई डी, एंगल जी ई डी। अब देखो जी ई एफ ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको सेम रहने दो, जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना दे रखा है 90 डिग्री। देखो एफ ई डी ये पूरा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखो 90 इजिकल टू एंगल जी ई डी कितना है, देखो ऊपर 126 तो लिख दो 126। ओके, अब एंगल जी ई एफ इजिकल टू 126 प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है, 6 में से 0 गया तो 6, 12 में से 9 गया तो 3, ये 36 आ गया हम लोग का एंगल जी ई एफ। ओके, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है एफ जी ई, एफ जी ई। तो भाई देखो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, हैगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना, कोड़े को रेखी युग्म से। देखो ए जी ई ये ले लो और जी सॉरी ई जी एफ ले लो या एफ जी ई ले लो, ठीक है। मतलब ये एंगल लेना है हमको बीच में, ए जी ई और एफ जी ई को जोड़ूंगा तो 180 आएगा कोणों को रेखी युग्म की वजह से। देखो ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई बराबर क्या होगा 180। पता है क्यों, यहाँ पे चलो कहाँ लिख देते हैं, कोणों के रेखिक युग्म, ठीक है। अब देखो ए जी ई इसकी वैल्यू हमको कितनी रखी है, यहाँ पर देखो हमने निकाली है 126, तो ए जी ई की जगह रख दो 126। एफ जी ई की तो भैया हमको वैल्यू फाइंड ही करनी है ना। तो एंगल एफ जी ई यहाँ पे 180 का 180 रहने दो, सॉरी 180। अब एंगल एफ जी ई यही है, 180 भी यही है, पर 126 प्लस का उठ के बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 126। अब देखो 180 में से 126 को घटाओगे तो आंसर आने वाला है 54। आया समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। इसके अंदर 3 वैल्यू निकालने के लिए कहा था उसने हमसे, तो पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये और तीसरा आंसर ये आया है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको क्या बोलता है, पहले डायग्राम बना लेते हैं इस क्वेश्चन का नंबर 3 का। डायग्राम है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर हमको बिंदु रखा है पी क्यू आर एस एन टी, ठीक है। ये हम लोग को बिंदु दे रखा है और इसके अंदर यहाँ पर 110 और ये दे रखा है 130, ठीक है। ये हम लोग को वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसके अंदर गिवन जो भी दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है सबसे पहली बात, गिवन पढ़ो, मतलब क्वेश्चन पढ़ो, गिवन निकालते हैं। लिखा हुआ यदि पी क्यू समांतर हैगा एस टी के। पहली बात क्या आ गई, जो पी क्यू है वो समांतर है एस टी के। देखो ये जो पी क्यू है ना वो एस टी के क्या है, समांतर है। मतलब इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा या इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो एकदम ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर, जैसे रेल की पटरी हो, ठीक है। आगे बोलता है
कि पी क्यू आर 110 है और आर एस टी 130 है। देखो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर तो दे रखा है उसने हम लोग को 110, और एंगल आर एस टी दे रखा है 130। ठीक है, आगे बोलता है तो क्यू आर एस का मान ज्ञात कीजिए। टू प्रूफ क्या आ गया भाई हमारा, किसका मान ज्ञात करना है हम लोग को, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक लाइन खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जिस लाइन को हम लोग खुद से ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना, जिसकी हम रचना खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैं इसके अंदर एक रचना करता हूं, एक लाइन खींचता हूं जिसका नाम ले लेता हूं ए बी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ए बी खींची जो पी क्यू के भी समांतर है और एस टी के भी समांतर है। ठीक है, मतलब कि इसके दोनों की दूरी जो इस पॉइंट बिंदु से है वो इस बिंदु से भी है, और जो बिंदु की दूरी यहां से है वो बिंदु यहां भी है। मतलब कि सिंपल सी बात में समझो, पी क्यू समांतर ए आर और एस टी समांतर आर बी। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस। तो यहाँ पे लिखो एक रेखा ए बी खींची जो पी क्यू समांतर ए आर व एस टी समांतर आर बी है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करना क्या है। यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना, ये जो एक ही भुजा के अंदर के कोण है ना, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, जैसे कि ये तिरछी भुजा यानी कि तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर, मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर मैं जेड बनाऊं तो एक तो अंदर का इधर के साइड का कोण, एक इधर के साइड का कोण होता है, लेकिन इसकी क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का सम ना हमेशा 180 होता है। ठीक है, आगे मैं इन वीडियो को बनाऊंगा, उनको ध्यान से देखना, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए एंगल, यहां मैं प्रूफ लिख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हम प्रूफ कर रहे हैं, एंगल Q प्लस एंगल R इजकल टू होगा 180। रीजन में लिखोगे त्रियक रेखा के एक ही और के अंतः कोण है, इसलिए Q और R का सम 180 है। और देखो Q का मान कितना बच्चे 110, तो लिखो 110 प्लस R का मान नहीं पता इजकल टू 180, तो R को ऐसे ही रहने दो 180, 110 इधर आएगा तो माइनस में 110, तो 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा 70, तो यहाँ पर मान क्या आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब सेम जो मैंने इस साइड काम किया है वही काम इस साइड करना है। ठीक है, देखो जैसे कि एंगल एस और एंगल आर का मान भी कितना होगा 180, एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर 180। रीजन में क्या लिखने वाले हो, सेम चीज, त्रियक रेखा के एक ही और के अंतः कोण। ठीक है, यह है इसका रीजन। अब s का मान कितना है, एंगल s का मान देखो 130 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो 130 प्लस एंगल r इजकल टू 180, एंगल r का एंगल r इजकल टू 180 प्लस का 130 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 130। अब एंगल 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 50, तो यहाँ पर हमारा r का मान कितना आ गया 50। आया समझ में। अब देखो ये क्या है, एक प्रकार की सीधी लाइन है कि नहीं है, है कि एक सीधी लाइन है। जब इस सीधी लाइन के अंदर मैं इन सबको जोड़ूंगा, यानी कि 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50 तो 180 आएगा, क्योंकि कोणों के रेखीय युग्म यही क्या है हमारा रीजन है, तो यहाँ पर मेरे को यही करना है। देखो 70 प्लस ये 70 प्लस क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस ये वाला 50 इजकल टू क्या होगा 180। यहाँ पर लिखो कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, अब देखो 70 और 50 कितना होने वाला है 120,
प्लस क्यू आर एस इजकल टू 180। अब एंगल क्यू आर एस इजकल टू 180, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 120। तो 180 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा 60। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जिसने कहा है ना एंगल क्यू आर एस निकालो, तो एंगल क्यू आर एस का मान आएगा हमारा 60। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी, यह सी, यह डी, और कौन दे रखा है इसके अंदर पी क्यू आर, और ये दे रखा है हम लोग को 50। ये वैल्यू हैगी एक्स और ये वैल्यू हैगी वाई। ठीक है, और इस वाले के बाहर वाला जो कोण है वो दे रखा है 127। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद जो भी गिवन दे रखा है वो गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, और फिर अपना प्रूफ शुरू करना है। देखिए गिवन में क्या है कि रखा है ए बी समांतर सी डी है और ए पी क्यू 50 डिग्री है। ठीक है, देखो ए बी समांतर सी डी, यानी कि जो ए बी समांतर है वो सी डी हैगी, और ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू हैगा 50 डिग्री, और उस आगे को समझ रखा है पी आर डी। पी आर डी कितना है एंगल पी आर डी, बोलो भाई 127। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोलता है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो टू प्रूफ में आएगा हमको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा है x सॉरी z वापस से ऐसे, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा नहीं होगा। एकांतर अंतर कोण की वजह से उनकी ऊपर वाली नीचे वाली भुजा तो आपस में समांतर है, और यहाँ पर z बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई बराबर 127। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब देखिए 50 का 50, वाई बराबर 127, 50 इधर ले आओ तो माइनस का 50, तो कितना बचेगा आंसर 70 बचेगा कि नहीं बचेगा। 7 में से 0 गया 7, 12 में से 5 गया तो 7, तो 70 डिग्री आ गया हमारा y का मान। अब स्टार्ट करना है हमको x का मान। अब देखिए ध्यान समझिए, यहां पर पी आर डी और पी आर क्यू को प्लस करूंगा, यानी कि पी आर क्यू ये वाला एंगल और पी आर डी ये वाला एंगल, इनको प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए, क्योंकि कोणों के रेखी यही कहता है कि एंगल को सम करेंगे, अगर वो सीधी रेखा पर है तो उनका सम 180 होता है, तो यही करना है। एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180। समझ में आया। देखो पी आर क्यू बराबर 180। अब देखो पी आर डी कितना है 127 प्लस एंगल पी आर क्यू इजकल टू 180। अब एंगल पी आर क्यू ऐसे रहने दो, 180 127 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 127। इसको घटाओ चलो, 10 में से 7 गया 3, 17 में से 12 गया 5, 53 आंसर आ जाएगा हमारा पी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 53। अब देखो हमारा y का मान क्या आया यहाँ पर 77, तो y की जगह 77। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पर रीजन लिख दो, कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब देखो x प्लस वाई प्लस 53, x प्लस वाई प्लस 53 बराबर 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 है।
और होता है ना। एक्स का एक्स, वाई का मान कितना है 77 प्लस 53 इजकल टू 180। एक्स इसको प्लस करो, 7 3 10 एक हासिल, 7 5 12 और एक हासिल का 13 इजकल टू 180। अब 180 प्लस का 130 इधर आएगा तो माइनस का 130। अब एक्स इजकल टू 180 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा 50। तो उसने हमसे कहा था एक्स का मान निकालो और वाई का मान निकालो। तो एक्स का मान क्या आया बच्चे 50 और वाई का मान आया है 77। आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या डायग्राम दे रखा है। दो भुजाएं समांतर है, एक भुजा इस प्रकार से जा रही है ऐसे, एक भुजा इस प्रकार से आ रही है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है, पॉलिश भी कर रखी है, ऐसे कर दिया, और इसके अंदर पॉलिश इस साइड हैगी। अब देखो ये हैगा P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। अब इसके अंदर ये A B C D, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे किरण मारी गई है, एक प्रकाशीय किरण जो ऐसे क्या कर रही है, गति कर रही है। मतलब कि इधर से लेजर लाइट मारी तो वहां शीशे से टकराई, फिर वापस लौट गई, फिर यहाँ शीशे से टकराई, फिर वापस लौट गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन लंबा है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। PQ और RS दो दर्पण होंगे, ठीक है। PQ और RS क्या है, दो प्रकार के दर्पण है, मिरर है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। समांतर रखे गए हैं इसका मतलब भाई पहले ही लिख दो, गिवन में PQ समांतर है RS के, ठीक है। PQ समांतर है RS के। एक आयतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है ना। AB क्या है, जो दर्पण PQ पर B पे टकराती है, और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS, यानी कि पथ BC से चलेगी, यानी कि यहां से टकराई AB, टकराई B पर, फिर BC चली जो RS पर कौन से बिंदु पे मिल रही है, C पर, और फिर टकरा के वो किरण परावर्तित हो जाती है CD के रूप में। ऐसा कुछ क्वेश्चन में देखा, आगे बढ़ते हैं। चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है AB समांतर CD, सिद्ध करना है तो भैया ये आ जाएगा हमारा 2 प्रूफ के अंदर, क्या, AB समांतर CD, यानी कि ये वाली भुजा है ना, इस भुजा के समांतर सिद्ध करना है मेरे को, ठीक है। इसके अंदर भी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, रचना, रचना मतलब खुद से कुछ लाइनें ड्रॉ कर लो। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसको मान लेता हूं मैं X, इसको मान लेता हूं Y, ठीक है। या कुछ मत मानो इसको, चलो या मान लो, चलो, क्योंकि अभी लिखना पड़ेगा ना हमको। तो यहां पर लिख दो BX व BX और CY, CY क्या किया हमने, बिंदु B और C, B व C पर क्या किया है, यह अभिलंब कहलाता है, अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा। 8वीं क्लास में पढ़ा होगा ना कि जब दो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीचों बीच जोन सा भी कोण बनता है या जोन से भी रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। तो मैंने क्या किया, बस अभिलंब खींचा है। अब अभिलंब खींचा है इसका मतलब क्या होता है, दो कोण बनते हैं, मान लो एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल 3, ये एंगल 4, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है भाई कि, अब देखो प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। जब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच वाला अभिलंब है, तो आपको पता होगा एंगल I बराबर एंगल R होता है। मतलब कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 और एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, ठीक है। ये क्यों हैगा, इसको बोलते हैं परावर्तन का नियम। तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है जो मैंने एंगल 1 एंगल 2 के बराबर लिख दिया और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर लिख दिया, इसका कारण ये है कि ये परावर्तन का नियम है, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पर आपको n दिख रहा है, n देखो यहां ध्यान से, ये किरण ऐसे गई, ये किरण ऐसे टकरा के वापसी आई, और यहां से ये अभिलंब, तो ये वाला कोण इस वाले कोण में आपस में बराबर होगा, ठीक है।
तो लिखो एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों? क्योंकि बी एक्स जो है सी वाई के समांतर है, क्योंकि बी एक्स समांतर है सी वाई के। ठीक है बच्चे, अब ये समांतर है यानी कि 2 बराबर 3 के है। जब 2 बराबर 3 के तो ये 1 भी 3 के बराबर होगा, और 2 बराबर 3 के है तो 4 भी 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, क्योंकि सारे के सारे कोण आपस में बराबर आ चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन जाएगा, ए बी सी। एंगल ए बी सी बराबर एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 क्या बन जाएगा, बी सी डी। एंगल बी सी डी। अब देखो ध्यान से, यहां पर दो कोण आपस में बराबर आ गए और ये जेड बनना है पूरा का पूरा। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा जेड बनना है, आपस में कोण बराबर हैं, तो ये किसकी वजह से बराबर हो रहे हैं, क्योंकि एकांतर अंतः कोण। यहाँ पर देखो जेड बनना है ना, सिंपल सिंपल दिख रहा साफ साफ। जब जेड बनना है, ये कोण इसके बराबर आ रहा है, तो जब भी कभी भी जेड बनता है तो उस स्थिति में क्या होती हैं, दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती है ना, तो इसलिए ए बी समांतर होगा सी डी के। ये किया हमने, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? आशा करता हूं आप आज की ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने सोल्व कराए हैं वो आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।